स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 69th BPSC के लिए टेस्ट सीरीज़। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हैं उसके आप लोग को टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 देखते हैं। टेस्ट नंबर 1 पार्ट 1 मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा हर टेस्ट, जो भी टेस्ट आएगा, जिसमें कि 1 से 75 तक पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में नेक्स्ट 150 तक का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले नंबर से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट है आपका एडुटेरिया का 69th BPSC का टेस्ट है, उसी का ये सारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और ये जो गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की गई थी, ये जो है ये कावेरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे लड़ाई दिया गया है, उसे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। उसके बाद खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य। और कन्नौज की लड़ाई जो हुई थी वो शेर शाह और हुमायूं के मध्य 1540 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे बोला बलवन के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे सभी सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बलवन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, सही है। बलवन ने चालीसा दल का दमन किया, ये भी सही है। उसने ईरानी त्योहार नवरोज को दरबार में आरंभ करवाया, ये भी सही है। तो ये सारा सही है। 5वें नंबर में आइए, चित्तौड़ पर किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो उस समय ऑप्शन सी, राजा रतन सिंह का जो था शासन था। और ये जो आक्रमण किया गया था ये 1303 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, बोला गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो इसमें हो जाएगा 6 में हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हो जाएगा घरी कर। और एक था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। और इसने करीब 1200 नए फलों के बागान लगाए थे। 8वां नंबर में आइए, शेर शाह ने किस शासक को पराजित कर हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो यहाँ पे 2 चीज़ है, आप लोग उसको 2 कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा कि हजरत आला की उपाधि कब प्रदान की थी, कि किस शासक को हरा करके, तो वो हो जाएगा नुसरत शाह। नुसरत शाह जो था वो बंगाल का शासक था। और अगर पूछेगा शेर शाह की उपाधि किस शासक को हरा करके धारण की थी, तो वो की थी चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हरा करके, ठीक है। हुमायूं को हरा करके शेर शाह की उपाधि धारण की और नुसरत शाह को हरा करके हजरत आला की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही सुम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त विभाग। वित्त विभाग जो है यहाँ पे गलत है। वित्त विभाग दीवान अर्ज, यहाँ पे देखिए दीवान अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है, ठीक है। तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग है। कृषि विभाग ये वाला सही है। पत्राचार विभाग दीवान इंसा, ये भी सही है। तो वित्त विभाग क्या हो जाएगा? तो वित्त विभाग का हो जाएगा दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत वित्त विभाग हो जाएगा। दीवान अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा जैनुल आबिदीन को। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें, जैनुल आबिदीन के कश्मीर को अकबर कहा जाता था। और अगर एक चीज़ और इसमें आप लोग नोट कर लें कि ये कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी जैनुल आबिदीन को कहा जाता था, क्योंकि इसने मूल्य व्यवस्था का जो था वो कश्मीर में भी लागू किया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में,
निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन ने। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा एक से अधिक उपाधि प्राप्त थी, इमाडी देवराय और गज बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी। तो ये दोनों उपाधि जो थी वो देवराय द्वितीय को प्राप्त थी। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, 14 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में गैर मुस्लिमों से क्या क्या लिया जाता था? तो एक था आपका खराज, ठीक है, खराज कर। ये क्या होता था? ये गैर मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। और एक है आपका जजिया, ये जो है गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। और जकात जो कर है वो मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता था। अगर जकात पूछेगा तो ये मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, जजिया जो है गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, और खराज जो है वो आपको गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था खराज में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, 15 नंबर बोला निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो 15 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। 16 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, बुरा मितफा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, बोला कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय को। 19 नंबर में ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, 20 नंबर बोल रहा है कि अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1579 ईस्वी में, ठीक है। और मजहरनामा क्या होता था? तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए तथा धार्मिक मामलों में अपनी सर्वोच्चता बनाने के लिए 1589 यानी कि 1579 ईस्वी में मजहरनामा नामक घोषणा पत्र जारी किया था। और मजहरनामा को ही स्मिथ ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। 21 नंबर में आइए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए सबका डेट जो है नोट कर लीजिए। देवरा का युद्ध हुआ था, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में, हुमायूं ने अफगानों को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 में, और उसके बाद बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो यहाँ पे सबसे बाद में पूछ रहा है तो सबसे बाद में बी हो जाएगा 1540 कन्नौज का युद्ध। 22 नंबर में आइए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले मुगल शासक बाबर का अगर बात करें तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, वहीं पे जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में, यानी बी और सी का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोला औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो यहाँ पे हो जाएगा राजा राम ने। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 में बोल रहा है कि शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सभी जो है वो सही स्टेटमेंट है, यानी कि शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था, सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था, सही है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी, गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, सही है। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था, यह भी सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में,
25 बोल रहा है अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम में कालानुक्रम के अनुसार कौन सा होगा। तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले दास प्रथा का अंत 1562 में, उसके बाद तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 ईस्वी में, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और दहसाला प्रणाली लागू किया गया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 नंबर में बोल रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पा सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो 26 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में बोल रहा है कि अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजी की अध्यक्षता में। और फैजी जो थे वो गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। तो सही सुमलित यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है। तो देख ले, गुरु अंगद जो थे, गुरु अंगद वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे, सही है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए थे, सही है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पाहुल प्रथा की शुरुआत किए थे। तो इसमें तीनों जो है वो सही है। और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, शिवाजी के अष्ट प्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अमात्य के अधीन। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 में आइए बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल कालीन महिलाएं हैं, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। तो 30 नंबर के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें गुलबदन बेगम जो हो जाएगा वो हुमायूं नामा लिखी थी, सही है। महानानंगा जो थी वो मदरसा बेगम की स्थापना किए थे, ये भी सही है। तो बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद आइए जेबू निशा। तो जेबू निशा जो थी वो बैतुल उलम की स्थापना की थी, ये भी इसका सी का 2 हो जाएगा। और असमत बेगम जो थी वो इत्र बनाने की विधि की खोज की थी, तो 1 हो जाएगा, यानी डी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। 32 नंबर में आइए, राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। बोला कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल है। तो यहाँ पे 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? तो यहाँ पे देखिए मद निषेध जो आता है वो आर्टिकल 47 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सही है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 43 में है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक ये अनुच्छेद 48 में है। और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन या उनकी गठन ये जो है अनुच्छेद 40 में। तो यानी कि है ये सभी जो है राज्य के निर्देशक तत्व हैं। यानी कि 1 से लेकर 5 तक सभी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उपयुक्त जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। बोल रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो 34 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। 35 नंबर में आइए। 35 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये गलत है, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये केवल और केवल लोकसभा के द्वारा संभव है, ठीक है। तो 36 का यहाँ पे सही, 1 मिनट यहाँ पे जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे केवल लोकसभा के द्वारा यानी ये भी गलत है यहाँ की, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भारत की राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। और इसका जो है ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसलिए इसमें जो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे संसद होता,
जिसमें आपका लोकसभा या राज्यसभा दोनों हो जाता। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में, बोल रहा है कि भारत में द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तर्क सही है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सभी तर्क दिए गए हैं वो सही है। समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु सही है। एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु सही है। प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु ये भी सही है। तो एक से अधिक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 38 का यहाँ पे सही हो जाएगा। सत्य जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये जो है ये गलत है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्षता जो करेगा वो उपसभापति करता है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है। तो 39 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, तो यहाँ पे लोकसभा के द्वारा होता। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, बोला संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट आइए 41 हो गया। नेक्स्ट आइए 42 में, 42 में बोल रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 42 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है, ये भी सही है। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, ये भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 43 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, परस्पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये जो है ये उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। और तीसरा वाला जो है, संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। 44 नंबर में आइए, बोला निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, तो 44 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वन जो है, वन्य जीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि जो विषय हैं वो संविधान के समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सत्य है। यानी कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच सदैव हुई विवाद का विषय रहती है, ये भी सत्य है। यहाँ पे जो सभी कथन दिया गया है वो सत्य है। यानी कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया, तो सही है। सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य एवं निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, ये भी सही है। यानी इसमें सारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आइए, बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का जो है ये एग्जाम्पल है। 47 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री समीर रात में चलती है और स्थल समीर दिन में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जस्ट इसका अपोजिट होता है। यानी समुद्री समीर जो है वो दिन में चलती है और स्थल समीर जो है वो रात में चलती है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोल रहा है कि सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारगैसो सागर जो है समुद्र में एक घास का मैदान होता है और इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यह जो है सारगैसो सागर जो है यह अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र भी है। 48 हो गया। नेक्स्ट है ये 49 में,
बोला ग्रेट बियर ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा में। नेक्स्ट है ये 50 में निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गोबी मंगोलिया और चीन सही है, तकला मकान चीन में सही है, अटकामा उत्तरी चिली सही है, यानी तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कौन सा कथन है जो कि सही है। तो यहाँ पे देख ले कि उपरोक्त जो है सभी कथन इसमें जो है वो सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी रेपटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य स्थित है, गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल और बाह्य कोड के मध्य स्थित है, लेहमैन असंबद्धता बाह्य कोड एवं आंतरिक कोड के मध्य स्थित है। यानी कि अगर इसको कर दे 3 भाग में, ठीक है, तो 1 2, तो ये जो है ये बाह्य, ये ऊपर, सॉरी यहाँ पे आप लोग ऐसे कर, 1 मिनट, इसको जैसे है आप लोग ऐसे कर दीजिए, ठीक, ये हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये निचली मेंटल हो गया और ये बाह्य कोड हो गया। तो यहाँ पे जो है ये रेप्टी हो गया, ये गुटेनबर्ग हो गया और ये जो है लेहमैन हो गया। नेक्स्ट है ये 52 में 52 बोल रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4, यानी पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। नेक्स्ट आइए 53 में पारिस्थितिकी तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 10%, ठीक है। तो वैज्ञानिक ये लिंडमैन के अनुसार स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10 औसत प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये वैज्ञानिक लिंडमैन ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मुख्य पूछता तब फिर उसका अलग होता है, जो कि आपको बीपीएससी में दिया गया है। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में 55 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित है, तो यहाँ पे 55 में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए कौन सही सुमलित बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे सी नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड सही है। अगर ब्लैक रोलर का बात करें तो ब्लैक रोलर जो है वो उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, और ब्रिक फिल्डर जो है ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। 56 में ये मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1987। मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। नेक्स्ट आइए 22 दिसंबर का होता है, 22 दिसंबर को होता है, तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि देखिए 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है, ठीक है, और यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 58 में निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आंतरिक ग्रह जो शुरुआत का जो 4 ग्रह है पृथ्वी की दूरी के हिसाब से, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और उसके बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और सभी आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस रूप में होते हैं और सभी बाह्य ग्रह जो है वो गैसीय रूप में होते हैं। तो 58 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शनि, शनि जो है एक बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट आइए 58 हो गया। 59 में आइए, बोला स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था, तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 22%। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उनमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिकों का कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादकता में कोई नहीं अंतर आता, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। 62 में आइए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो 62 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। नेक्स्ट आइए 63 में बोल रहा है
कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 का यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा केवल 3 जो है ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, ये जो है गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निकटवर्ती राशन की दुकान से ही खरीदे, ये कहीं किसी भी जो है राशन की दुकान से ये खरीद सकता है। बाकी इसका 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, तो इसका सी जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 64 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 64 का जो हो जाएगा उपयुक्त में बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 का डी क्यों असत्य हो जाएगा, वो यहाँ पे क्योंकि इसमें से कोई भी जो कथन है 1 और 2 ये दोनों जो है सत्य है, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसे खाद्य पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 में अधिनियमित किया गया, सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या के योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट आइए 65 में बोल रहा है कि हरित क्रांति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 के यहाँ पे देख लीजिए, 65 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है नीचे कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो 65 के यहाँ पे सी यानी कि 1 और 3 जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, 1 और 3 जो है सत्य नहीं है, 2 और 4 जो है इसमें सत्य है। यानी कि भारत अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहा, ये सत्य है। और चौथा नंबर पर प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को सरकार द्वारा ऋण दिया गया और वर्गों पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई, ये सही है। तो गलत पूछ रहा है, तो 1 और 3 जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में 66 में बोला भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। आप सभी जानते हैं सीमांत एवं छोटे कृषकों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, और सीमांत एवं छोटे कृषक किसको कहते हैं, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो वो सीमांत एवं छोटे कृषक कहलाते हैं। 67 में यह भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आयात और निर्यात के संदर्भ में। 68 में आइए बोल रहा है भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, एक से अधिक, क्योंकि इसमें दृश्य व्यापार मदे, अदृश्य व्यापार मदे और ऋण ये तीनों जो हैं शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए 69 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना हुई। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में हुआ था, जिसके तहत IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और दोनों संस्थानों का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 70 में बुरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 71 में बोरा अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है ये सत्य है। यानी अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, सत्य है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सही है। और अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती, ये भी सही है। तो ये तीनों जो है इसके स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में 72 में आइए बोरा कि जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न करती है। तो ये हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 73 में H2SO4 में S का उपचयांक क्या है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए H का जो है ऑक्सीडेशन +1 है और H कितना है 2 है, तो 2 प्लस सल्फर का हमको ज्ञात करना है, तो सल्फर, ठीक है सल्फर हम कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, तो -2 × 4 है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इक्वल टू सारे का इक्विवेलेंट जो होता है 0 होता है। तो इसमें आपको सल्फर निकालिएगा तो इसमें +6 आपका निकल जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका +6 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए 74 में निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है। यहाँ पे कॉपर का पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैसिटेराइट। कैसिटेराइट किसका अयस्क है, तो ये याद रखिएगा टीन का है। ठीक है,
बाकी जो मेलेकाइट और एजुराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट आइए पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, टेस्ट 1 का पार्ट 1, और जल्द ही इसके बाद पार्ट 2 हम क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपका 76 से 150 तक क्वेश्चन रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फार्मूला आप लोग को पता है CSO4 हाफ H2O। तो यहाँ पे पार्ट 1 का टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही इसका पार्ट 2 लाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।